ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंग फाइंड द इम्पल्स रिस्पॉन्स फॉर द सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय द डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड करने के लिए बोल रहा है, यानी कि हम लोग को जो कैलकुलेट करना है वो कुछ बोल सकते हैं कि एस टी का वैल्यू, जो कि हम लोग का यहाँ पर बाई टी बाई एक्स टी, मतलब इनपुट रिस्पॉन्स बाई आउटपुट रिस्पॉन्स बाई इनपुट रिस्पॉन्स हम लोग को फाइंड करना है। तो सबसे पहले आते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना सबसे मतलब बेस्ट तरीका है या तो लैप्लास से सॉल्व कर ले या तो फूरियर ट्रांसफॉर्म से सॉल्व कर ले। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को फूरियर ट्रांसफॉर्म के बेसिस पे ही सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ये हो गया डी स्क्वायर बाई टी बाई डी टी स्क्वायर का जे ओमेगा का होल स्क्वायर बाई जे ओमेगा प्लस डी डी बाई टी का जे ओमेगा बाई जे ओमेगा और प्लस 10 बाई टी का बाई जे ओमेगा। ये मेरा फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है। डिफरेंशिएशन फॉर प्रॉपर्टी अप्लाई करते चले गए, एक्स टी का एक्स जे ओमेगा। ठीक है, यहाँ से ओवरऑल हम लोग अगर हम बाई जे ओमेगा अगर हम कॉमन ले लें तो हम लोग को मिल जाएगा जे ओमेगा का स्क्वायर प्लस 7 जे ओमेगा प्लस 10 इक्वल टू एक्स जे ओमेगा। तो यहाँ से हम लोग को मिल गया बाई जे ओमेगा डिवाइडेड बाई एक्स जे ओमेगा इक्वल टू 1 बाई जे ओमेगा का स्क्वायर प्लस 7 जे ओमेगा प्लस 10। ठीक है, तो ये हम लोग का जनरली ट्रांसफर फंक्शन है। देखिए हमें कैलकुलेट करना है इम्पल्स रिस्पॉन्स, यानी कि अब हमें इसका इन्वर्स अप्लाई करना होगा। सो अप्लाई करते हैं। तो इन्वर्स अप्लाई करने से पहले इसे एक अच्छे से फॉर्म में ले आते हैं ताकि इन्वर्स अप्लाई करना इजी हो सके। तो यहाँ पर हम इसे जैसे ही ब्रेक करेंगे ना तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं जे ओमेगा प्लस 5 इंटू जे ओमेगा प्लस 2। ठीक है, ये हो गया बाई जे ओमेगा बाई एक्स जे ओमेगा। ठीक है, तो अब हम इसे पार्शियली ब्रेक भी कर लेते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन जे ओमेगा प्लस 5 और जे ओमेगा प्लस 2। अगर जे ओमेगा प्लस 5 का अगर हम कॉफिशिएंट का बात करें तो यहाँ पर से जे ओमेगा प्लस 5 को स्किप करते हैं, यानी कि जे ओमेगा प्लस 5 का कॉफिशिएंट फाइंड करने के लिए हम 1 बाई जे ओमेगा प्लस 2 में जे ओमेगा इक्वल टू -5 पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर से हम लोग को मिल जाता है कि -5 प्लस 2 -3, यानी कि -1/3। और उसी प्रकार से जे ओमेगा प्लस 2 के लिए अगर हम बात करेंगे तो जे ओमेगा इक्वल टू -2 पुट करना है 1 बाई जे ओमेगा प्लस 5 में। तो यहाँ से हम लोग को मिल जा रहा है 1/3। डायरेक्टली कर लिए, इसमें कुछ था नहीं, सो ज़्यादा डिटेल में नहीं गए, साफ साफ दिख रहा था। तो यहाँ से जैसे ही हम लोग इसका इम्पल्स रिस्पॉन्स फाइंड करेंगे तो हम लोग बता सकते हैं कि इसका बाई टी अपॉन एक्स टी जो होगा, ठीक है, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म बाई जी ओमेगा का बाई टी एक्स जी ओमेगा का एक्स टी इक्वल टू -1/3, तो वैसे ही लिखा हुआ है। और 1 बाई जी ओमेगा प्लस 5 का हम लोग जानते हैं कि जो फॉर्मूला होता है 1 बाई ए प्लस जे ओमेगा, वो कुछ e टू द पावर -80 होता है, यूटी होता है। ठीक है, फूरियर ट्रांसफॉर्म के केस में। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ये मेरा टू द पावर -5t प्लस 1/3 e टू द पावर -2t ut, ये हो गया। तो यहाँ से हम लोग को फाइनली मिल गया 1/3 कॉमन ले लेते हैं, u टू द पावर -2t माइनस e टू द पावर -5t ut। ये मेरा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का। इसके अकॉर्डिंग मेरा आंसर कौन सा मैच कर गया, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इसी सिस्टम में, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ 1 की जगह 5 होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के अकॉर्डिंग अगर हम इनपुट उस सिस्टम में इनपुट हम कुछ प्रोवाइड करें, मतलब एक्स टी इक्वल टू टी इंटू ई टू द पावर -2 ut उस सिस्टम को प्रोवाइड कर दिया जाए, तब उस सिस्टम का आउटपुट रेस्पॉन्स क्या होगा इन टाइम डोमेन। यानी कि हम लोग के पास गिवन है एक्स टी इक्वल टू टी ई टू द पावर -2t। सबसे पहले इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं ना टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है 1 बाई जे ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, अगर टी में हम मल्टीप्लाई कर देंगे e टू द पावर -2t, तो
2t ut, तो हम जानते हैं कि जैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसमें मल्टीप्लाई होता है तो ये ओमेगा मेरा शिफ्ट हो जाता है उस एक्सपोनेंशियल फॉर्म के कांस्टेंट के साथ, यानी कि ये हो गया जे ओमेगा प्लस 2 का होल स्क्वायर। यानी कि यहाँ हम लोग का आ गया इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म जे ओमेगा प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम लोग को करना क्या है, तो बाई जे ओमेगा फाइंड करना है। ठीक है, वहां से फिर बाई टी फाइंड कर लेंगे। तो बाई जे ओमेगा बाई एक्स जे ओमेगा भी हम लोग को जो आया था वो कुछ इस प्रकार से था, 1/जे ओमेगा प्लस 5 इंटू जे ओमेगा प्लस 2। ठीक है, तो अब यहाँ से हम एक्स जे ओमेगा का वैल्यू पुट करते हैं तो हम लोग को मिल जाता है बाई जे ओमेगा इक्वल टू 1/जे ओमेगा प्लस 5 इंटू जे ओमेगा प्लस 2 इंटू एक्स जे ओमेगा का वैल्यू जे ओमेगा प्लस 2 का स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते जाते हैं, जे ओमेगा प्लस 5 जे ओमेगा प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, और फाइनली इसका हमें इनवर्स कैलकुलेट करना होगा, इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करना होगा। तो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म कैलकुलेट करने से पहले इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। तो ए बाई जे ओमेगा प्लस 5 प्लस, अब जब भी कभी यहाँ पर मोर देन 1 पावर के साथ कोई टर्म यहाँ पे हो, कोई भी बोल सकते हैं कि जो पोल्स है मेरा, तो उसको हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं, पहले b बाई जे ओमेगा प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, उसके बाद एक कम पावर जे ओमेगा प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर एक और कम करेंगे पावर को, कोफिशिएंट मेरा चेंज करता जाएगा जे ओमेगा प्लस 2। तो जब भी कभी मोर देन 1 पावर हो ना तो हर एक पावर को हमें लिखना है, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो हर एक टर्म को हमें लिखना होगा। ठीक है, अब आते हैं इसके सॉल्व करने पे कि सॉल्व कैसे करेंगे। तो ए का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, तो जे ओमेगा प्लस 5 का कॉफिशिएंट है ये, तो जे ओमेगा प्लस 5 को यहाँ से स्किप करेंगे और उसके अलावा जो लिखा हुआ है उसमें जे ओमेगा प्लस 5 इक्वल टू 0 का वैल्यू हम पुट कर लेंगे, यानी कि जे ओमेगा प्लस 2 का होल क्यूब पे हम क्या करेंगे जे ओमेगा इक्वल टू -5 हम पुट करेंगे। जनरली ये जो मेथड कहलाता है ना, ये कॉची रेसिड्यू मेथड कहलाता है, कॉची रेसिड्यू मेथड होता है। तो इस मेथड का अगर नाम जानना है तो जिससे लिख देते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर जैसी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हम लोग को मिल जाएगा -5 प्लस 2 -3 का होल क्यूब -27, ये -1/27। इसी प्रकार से अगर हम b को कैलकुलेट करें तो b के लिए क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है जे ओमेगा प्लस 2 का होल क्यूब, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो b हम किसका कैलकुलेट कर रहे हैं, तो जे ओमेगा प्लस 2 का होल क्यूब कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बचा क्या, तो हम लोग के पास बच गया जे ओमेगा प्लस 2, जे ओमेगा प्लस 5, जे ओमेगा प्लस 5 बचा। तो इसमें हम क्या पुट करेंगे, तो जे ओमेगा प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि जे ओमेगा इक्वल टू -2। यहाँ से हम देखते हैं हम लोग का जो वैल्यू आता है 1/3 आ जाता है। ठीक है, अब आते हैं सी पे। यहाँ पर ध्यान देना है, जब सी का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ना तो ऐसा कोई टर्म इसमें हमें दिख ही नहीं रहा है। ये दिख रहा है कि जो पावर मेरा ऑर्डर इसका जो 3 था वो घट करके अब एक स्टेप नीचे आया, वो 2 हुआ। तो जब कभी हम इस टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो हम काउची रेसिड्यू मेथड से ही वो जनरली ज्यादा बेटर होगा सॉल्व करना। इस मेथड में करना क्या होता है, जो हाइयर ऑर्डर है, ठीक है, यहाँ इसे इसको स्किप करने पे बचा 1/जे ओमेगा प्लस 5। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग का जो फॉर्मूला होता है ना 1/(1), जितना बार डिफरेंशिएट करेंगे उतना फैक्टोरियल करेंगे। ठीक है, 1/(1) डिफरेंशिएशन ऑफ 1/जे ओमेगा प्लस 5 डिवाइडेड बाई डी जे ओमेगा। ठीक है, इस पे हम लोग फिर जे ओमेगा इक्वल टू -2 पुट करेंगे। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं, ये 1 इंटू इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/जे ओमेगा प्लस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं जे ओमेगा इक्वल टू -2। जैसे ही -2 पुट करेंगे तो हम लोग के पास आ जाएगा 3 9, यानी कि -1/9। ठीक है, कैलकुलेशन
उसी प्रकार से अगर डी को कैलकुलेट करेंगे तो फिर से एक और पावर घट गया, मतलब डी जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो जे ओमेगा प्लस 2 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। जैसी पावर एक रिड्यूस हो गया, मतलब हमें एक बार और डिफरेंशिएशन करना होगा, मतलब डबल डिफरेंशिएशन। तो डबल डिफरेंशिएशन, तो यहाँ पर ये 1/फैक्टोरियल भी एक इंक्रीज हो जाएगा, 1/फैक्टोरियल 2 डबल डिफरेंशिएशन ऑफ 1/जे ओमेगा प्लस 5 बाई डी जे ओमेगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 1/फैक्टोरियल 2, तो 1/2, और इसका एक बार डिफरेंशिएशन तो कर ही चुके हैं, जो कि -1/जे ओमेगा प्लस 5 का होल स्क्वायर आया। और जब हम 1/जे ओमेगा प्लस 5 के होल स्क्वायर को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा -1 इंटू -2 डिवाइडेड बाय जे ओमेगा प्लस 5 का होल क्यूब। ठीक है, ऐसा ही कुछ आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे हम जे ओमेगा इक्वल टू -2 पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग को देख रहे हैं 2 कैंसिल आउट। अगर यहाँ से वैल्यू हम पुट करेंगे तो हम लोग को मिल जा रहा है 1/27। ठीक है, ऐसा कुछ मिल गया। तो ए बी सी डी सबका वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, तब हम लोग डायरेक्टली हम बता सकते हैं बाई जे ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया, -1/27 इंटू जे ओमेगा प्लस 5। ठीक है, उसके बाद प्लस 1/3 इंटू जे ओमेगा प्लस 2 का होल क्यूब, फिर -1/9 इंटू जे ओमेगा प्लस 2 का स्क्वायर, फिर प्लस 1/27 इंटू जे ओमेगा प्लस 2 का जे ओमेगा प्लस 2। ऐसा कुछ आ गया सॉल्व करने के बाद। अब हम लोग अप्लाई करते हैं इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म। इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, बाई टी इक्वल टू -1/27। अभी हम इसका देखें, 1/जे ओमेगा प्लस 5 का फॉर्मूला क्या होता है, e⁻⁻5t ut। ठीक है, ut लास्ट में लिख लेंगे, प्लस अब इसका फॉर्मूला 1/जे ओमेगा प्लस 2 रहता था, तो हम जानते हैं कि 1/जे ओमेगा प्लस 2 का जो फॉर्मूला होता है वो e⁻⁻2t होता है, ut होता है। ठीक है, अब हम इसको अगर एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये हम लोग को मिल जाएगा 1/जे ओमेगा प्लस 2 का होल स्क्वायर और साथ में एक माइनस। तो अगर जैसे इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो टाइम डोमेन में टी से मल्टीप्लाई होता है, ये सब प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगर हम इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो एक बार और डिफरेंशिएट करने पे हम लोग को क्या मिलेगा, तो ये मिल जाएगा -1 इंटू -2 और जे ओमेगा प्लस 2 का होल क्यूब। अगर ऐसा किए तो एक बार और टी मल्टीप्लाई हो जाएगा, टी स्क्वायर e⁻⁻2t ut हो जाएगा। ठीक है, ये सारे प्रॉपर्टी को यहाँ यूज कर लेते हैं। यहाँ हम लोग को बोल रहा है 1/3 इंटू 1/जे ओमेगा प्लस 2 का होल क्यूब, यही तो था ना। तो अगर हम 1/जे ओमेगा प्लस 2 का होल क्यूब का बात कर रहे हैं, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या इस 2 को उधर भेज दे तो हम लोग का बात बन जाएगा। तो हम लोग को आ जाएगा t²/2 e⁻⁻2t ut। ut को तो लास्ट में लिख लेंगे। उसी प्रकार से -1/9 स्क्वायर का बात करेंगे तो 1/जे ओमेगा प्लस 2 का स्क्वायर होता है, ये माइनस उधर लेके जाते हैं तो -t e⁻⁻2t। ठीक है, ऐसा कुछ हो गया। उसी प्रकार से 1/27 ये तो डायरेक्टली हो जाएगा e⁻⁻2t, और लास्ट में ut को लगा लेते हैं। तो यहाँ से ओवरऑल हम लोग का सॉल्व करने के बाद मिलता है -1/27 e⁻⁻5t प्लस 1/6 t स्क्वायर e⁻⁻2t -1/9 माइनस माइनस प्लस t e⁻⁻2t और फिर प्लस 1/27 e⁻⁻2t ut। ठीक है, ये मेरा ओवरऑल सॉल्व करने के बाद आ गया। एक बार हम लोग ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, यहाँ तो है नहीं।
तो पहला नंबर ऑप्शन तो यहाँ 27 है, ऐसे ही कट गया, यहाँ भी 27 है, कैंसिल आउट हो गया, यहाँ भी 27 है, कैंसिल आउट, तीनों ऑप्शन तो ऐसे भी खत्म हो गया, तो जाहिर सी बात है फोर्थ ऑप्शन ही आंसर होगा। एक बार फोर्थ ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। फोर्थ ऑप्शन को अगर चेक करें तो -1/27 e⁻⁵t, फिर है -1/27, ये थोड़ा सा ना यहाँ पे रॉन्ग है, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे आंसर सही दिया हुआ है, एक्सेप्टेड आंसर में सही दिया हुआ है, इस ऑप्शन में गलत दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन गलत दिया हुआ है, आंसर सही दिया हुआ है, तो ये मेरा आंसर है। वो ऑप्शन में थोड़ा सा मिस्टेक है, माइनस प्लस का चक्कर थोड़ा सा लग गया है, तो वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आंसर मेरा ये सही है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन का, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज लीनियर बट टाइम इनवेरिएंट। हम जब पहले बताए थे ना, जब हम यक्ष्टी का बात करते हैं तो उस केस में लीनियरिटी के लिए क्या बोलते हैं, अगर यक्ष्टी में कोई चेंजिंग हो रहा हो, ठीक है, अगर यक्ष्टी मेरा वेरी कर रहा है तो उस केस में वो नॉन लीनियर होगा, ठीक है, ये सब शॉर्टकट है। अगर टी को अगर हम चेंज कर रहे हैं तो उससे लीनियरिटी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार से टाइम वेरिएंट में भी वही होता है, इसका जस्ट अपोजिट। अगर हम यक्ष्टी का बात करें, अगर हम बस टी में चेंजिंग कर दिए तो टाइम वेरिएंट सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। अगर यक्ष्टी में कोई चेंजिंग करेंगे तो नो चेंज इन टाइम इनवेरिएंट, ठीक है, टाइम इनवेरिएंट में चेंज नहीं करेगा। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर मेरा टी चेंज कर रहा है तब वो सिस्टम मेरा टाइम वेरिएंट कहलाएगा, अगर यक्ष्टी चेंज कर रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, टी मेरा कांस्टेंट यक्ष्टी चेंज कर रहे हैं तो सिस्टम मेरा टाइम इनवेरिएंट ही कहलाएगा। तो यहाँ पे अगर बोल रहा सिस्टम मेरा लिनियर हो और टाइम वेरिएंट हो, तो अगर पहला नंबर ऑप्शन का बात करें तो 7 यक्ष्टी, तो मैग्नीट्यूड बाहर मल्टीप्लाई हुआ है तो यक्ष्टी के साथ तो कुछ नहीं हुआ ना, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई हुआ है, तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये सिस्टम मेरा लीनियर है, ठीक है। और साथ में देखो यक्ष्टी टी के साथ किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं है, तो प्लस में टाइम इनवेरिएंट सिस्टम भी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा अगर हम बात करें तो ये बोल रहा है 1/10 यक्ष्टी, ठीक है, 1/10 यक्ष्टी। अगर इस चीज का अगर हम बात करें ना तो इस केस में हम बोल सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखे 1/10 इंटू यक्ष्टी का इनवर्स। देख लो यक्ष्टी में तो चेंजिंग हो गया ना, अगर यक्ष्टी चेंज किया तब तो ये नॉन लीनियर हो गया, और टी में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग तो नहीं है, तो अगर टाइम में किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है तो इस केस में बोलेंगे ये टाइम इनवेरिएंट सिस्टम है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करें यक्स 1/2t, यक्ष्टी में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं हो रहा है, मतलब ये मेरा लीनियर सिस्टम है, और टी में चेंज कर दिए, टी में चेंज कर दिए का मतलब हो गया ये टाइम वेरिएंट सिस्टम हो गया, ठीक है। इसका अगर हम बात करते हैं यक्ष्टी-3, यक्ष्टी-3 अगर हम बात करेंगे ना तो ये सिस्टम मेरा नॉन लीनियर सिस्टम होता है, ये सब याद रखना है। अगर एक्स प्लस बी का केस में कुछ रहेगा ना तो वो मेरा नॉन लीनियर सिस्टम के केस में आ जाएगा, तो ये हो गया नॉन लीनियर सिस्टम। अगर हम टाइम वेरिएंट और टाइम इनवेरिएंट की बात करें तो ये टी में किसी प्रकार कोई चेंजिंग नहीं हुआ, तो ये मेरा हो जाएगा टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। तो इसके अकॉर्डिंग ये चाह रहा था कि लीनियर हो बट टाइम वेरिएंट हो, तो यही ऑप्शन सही है, और तो कुछ सही है दिख नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज द टाइम इनवेरिएंट बट नॉन लीनियर, ठीक है, टाइम इनवेरिएंट हो लेकिन नॉन लीनियर होना चाहिए। पहला ऑप्शन देखते हैं, तो पहला ऑप्शन के अकॉर्डिंग y इक्वल टू यक्स कॉस टी, देख लो
एक्सटी में कोई चेंजिंग नहीं हुआ तो ये लीनियर हो गया, ठीक है। लेकिन टाइम में चेंजिंग हुआ तो ये टाइम वेरिएंट हो गया, ठीक है। दूसरा करा 2xt+7, तो इसमें तो कांस्टेंट टर्म आ गया ना, +7 आ गया, तो ये हो गया नॉन लीनियर। प्लस, और टाइम इनवेरिएंट के केस में यहाँ पर तो टी में किसी प्रकार कोई चेंजिंग नहीं हुआ, ये टाइम इनवेरिएंट, ठीक है। यहाँ अगर हम बात करें तो ये भी मेरा लीनियर हो गया, क्यों? क्योंकि एक्सटी में किसी प्रकार कोई चेंजिंग नहीं हुआ। एक्सटी में कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करें वो इसकी लीनियरिटी को कोई फर्क नहीं पहुंचाता है। और प्लस इसमें देख रहे एक्सटी के अंदर जो टी है ये भी किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं हुआ, ये टाइम इनवेरिएंट। xt-2 का अगर हम बात करेंगे तो ये भी लीनियर। और t-2 है ना, 2 - t रहता तो टाइम वेरिएंट होता, लेकिन t-2 है तो ये टाइम इनवेरिएंट हो गया। तो इस केस में अगर हम देखें हमें चाहिए क्या था, टाइम इनवेरिएंट और नॉन लीनियर, तो सेकेंड नंबर ऑप्शन ही सही है। 9 नंबर क्वेश्चन को अगर देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज लीनियर बट टाइम वेरिएंट। तो लीनियर ये क्या है, ये तो लीनियर ही है, प्लस टाइम इनवेरिएंट है, अभी ऊपर में डिस्कस कर लिए। ये भी क्या था, ये भी लीनियर था, प्लस ये भी टाइम इनवेरिएंट है। इसका अगर हम बात करेंगे ये भी लीनियर है, लेकिन 2 - t लिखा हुआ है, ठीक है। 2 - t लिखा हुआ है, 2 - t का मतलब हो गया कि अब इसमें टाइम में चेंजिंग हो गया, ठीक है। पहले t था तब वो -t हो गया, तो ये हो गया टाइम वेरिएंट। उसके बाद और कुछ, अच्छा यहाँ पर तो कॉस टी है ना, अच्छा ये तो गलत हो गया, कॉस टी को चेंज कर दिए तो ये हो गया टाइम वेरिएंट। तो कह रहा है कि विच ऑफ द फंक्शन लीनियर हो बट टाइम वेरिएंट हो, ये तो पहला नंबर भी सही है और सी नंबर भी सही है, तो ये लास्ट नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन हो गया, इतना ही था। सो थैंक यू, हम लोग नेक्स्ट असाइनमेंट को नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।